गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताऊंगा, मतलब कि किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में आप लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना था। आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी की संरचना क्या है, किडनी कैसे कार्य करती है। देखिए ध्यान से, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनियां पाई जाती हैं, ठीक है। देखते रहिए, किडनी की संरचना मैं बना रहा हूं यहाँ पर, आपको बहुत ध्यान से देखते चलना है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है और जाहिर सी बात है इनमें से एक राइट हो जाएगी। आपके शरीर के दाहिने तरफ जो किडनी पाई जाएगी वो दाहिनी किडनी होगी और बाईं तरफ जो होगी वो होगी आपकी लेफ्ट किडनी। इतनी बातें तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा था कि किडनी के अंदर जो उसकी यूनिट होती है उसे आप कहते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही ऐसी इकाई है जो ब्लड को छानने का कार्य करती है, यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? नेफ्रॉन। और एक किडनी के भीतर इन नेफ्रॉन की संख्या लगभग 1 मिलियन होती है। ये एक किडनी की बात है। अगर मैं दोनों की बात कर लूं तो दो किडनी में कितने नेफ्रॉन हो जाएंगे दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल 2 मिलियन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 2 मिलियन, ठीक है ना। तो दो किडनी में जान गए आप लोग कि 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब नेफ्रॉन से ब्लड क्षमता है, और ब्लड से क्या क्षमता है, क्या क्षमता है ब्लड से? तो आपका आंसर होगा यूरिन। क्या क्षमता है? यूरिन, ठीक। ब्लड में मतलब यूरिन होता है, और क्या क्या होता है तो देखिए, H2O यानी कि जल, ठीक, और NaCl, ओके, और कुछ आयंस भी होते हैं, ठीक है ना। आयंस जैसे कि आप कह सकते हैं पोटेशियम, कुछ फेरस तत्व हो गए आपके इस प्रकार से, ठीक है ना। और हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का कार्य मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे मस्तिष्क से शरीर की प्रत्येक सेल तक जो मैसेज जाता है, उस मैसेज को तेज गति से, तेज स्पीड से पहुंचाता कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या हमारी प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक सेल से हमारे मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचता है उसको तेज करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, यूरिन तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। लेकिन जल, क्या जल भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? क्या नमक भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? क्या आयंस या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो ब्लड में तो ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। और क्षमता किसको है? केवल और केवल यूरिन को। मतलब इन सभी चीजों को, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको तो शरीर से बाहर निकाल देगा, लेकिन शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको शरीर से बाहर निकलने नहीं देगा, ठीक। तो यहाँ पे यूरिन बन गया। अब ये हो गया आपका यूरिन डक्ट। यूरिन डक्ट मतलब कि इसको आप कह सकते हैं हिंदी में मूत्र वाहिनियां, ठीक है, मूत्र वाहिनियां, ओके। चलिए देखिए, यूरिन डक्ट से यूरिन आता है और मूत्राशय में, यानी कि यूरिन ब्लेडर, इसको आप कह सकते हैं हिंदी में मूत्राशय, और इंग्लिश में कहेंगे तो यूरिन ब्लेडर में आके इकट्ठा होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये जो आप एक छल्ले के आकार का, एक रिंग के आकार का देख रहे हैं, इसे कहते हैं रिंग ऑफ मसल्स, रिंग ऑफ मसल्स, ठीक। फिर देखिए, यहीं से एक इस प्रकार से नली होती है, एक वाहिनी होती है, इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग, ठीक। यूरिन वे, इंग्लिश में कहेंगे यूरिन वे या वे ऑफ यूरिन, ओके।
ठीक, मतलब शरीर से यूरिन बाहर निकलता है इसकी सहायता से, और मूत्र बन के यूरिन बन के इकट्ठा कहाँ होता है, तो यूरिन ब्लेडर में। सुनिए ध्यान से, जब यूरिन ब्लेडर 3/4 फिलअप हो जाता है यानी कि भर जाता है, तो हमें ये एहसास होता है कि अब हमें टॉयलेट बाथरूम जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, और जब 3/4 यूरिन ब्लेडर भर जाता है यूरिन से, तो ये रिंग ऑफ मसल्स जो है इस दरवाजे को यानी कि मूत्र मार्ग को, यूरिन वे को खोलने का कार्य करती है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं यूरिन का नियंत्रण करने का कार्य करती है। कौन? तो आपका आंसर होगा रिंग ऑफ मसल्स। ठीक है ना, मतलब कि एक ऐसी रिंग जिसका निर्माण केवल मांसपेशियों से ही हुआ है। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, नेफ्रॉन का कार्य है ब्लड को छानना, ब्लड में से छानकर यूरिन को अलग कर देता है और बाकी के प्योर ब्लड को शरीर में वापस कर देता है। तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, क्लियर हो रही बातें? ओके, देखिए अगर आप कहेंगे ब्लड को लाता कौन है, देखिए ब्लड कैसा ब्लड? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ब्लड कैसा ब्लड? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है ना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों में बहता है, और इस धमनी को कहेंगे आप रीनल, रीनल धमनी, या इंग्लिश में रीनल आर्टरी। ठीक, बात समझे? अब देखिए, किसी भी अंग को कार्य करने के लिए अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन का पहुंचना उस अंग तक बेहद जरूरी है। ठीक है, ब्लड आया, ऑक्सीजन को साथ लाया, नेफ्रॉन का कार्य बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो गया, और ऑक्सीजन बदलने किस पे लगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना, तो पुनः ब्लड को ठीक, और इस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वापस शरीर में या फेफड़ों तक वापस ले जाने का कार्य कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा रीनल वेन, यानी कि वृक्कीय सिरा। हिंदी में कहेंगे वृक्कीय सिरा, रीनल आर्टरी को हिंदी में कहेंगे वृक्कीय धमनी। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है ना। देखिए प्योर इम्प्योर, इसका मतलब सीधा सीधा आप जानिएगा, जब फेफड़ों के केस में होगा तो वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बात हो रही है, और जब किडनी के संबंध में प्योर और इम्प्योर की बातें होंगी तो आप ये चीज जान लेंगे कि यूरिन से बातें हो रही हैं। ठीक है ना, यूरिक एसिड और अमोनिया से बातें हो रही हैं। क्लियर हो रही बातें? ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा हम आगे भी देखते हैं। अभी मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा एक नेफ्रॉन का, और वहां पे आपको रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूंगा। ठीक है ना, परेशान मत होइए दोस्तों, बने रहिए, और ये मान के चलिए आप कि जो आप पढ़ रहे हैं एकदम बेस्ट पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, विश्वास रखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम एक किडनी को पकड़ लें, शरीर में फिलहाल 2 किडनी होती है, ठीक है, अगर हम एक किडनी के स्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से जान लें पूरी तरह से, तो जान लीजिए कि आप दूसरी किडनी के बारे में जान गए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक छल्ला होता है हमारे शरीर, हमारे हर आंतरिक अंग के ऊपर एक छल्ला होता है, सुरक्षा घेरा होता है कह सकते हैं आप, जो बाहरी आघातों से शरीर के उस अंग की रक्षा करता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि किडनी कह लीजिए चाहे आप इसी को रीनल कह लीजिए। ठीक है, किडनी और रीनल में कोई विशेष फर्क नहीं है मित्रों। ठीक है ना, किडनी माने भी वृक्क हो गया, रीनल माने भी वृक्क हो गया। अब देखिए जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक झिल्ली है जो किडनी की सुरक्षा करती है बाहरी आघातों से। इस झिल्ली को कहते हैं हम रीनल झिल्ली। क्या कहते हैं? रीनल झिल्ली, या फिर आप इसे कह सकते हैं रीनल कैप्सूल। ओके,
या आप इसे रीनल झिल्ली कह लीजिए या आप इसे रीनल कैप्सूल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जो ये ऊपरी भाग देख रहे होंगे आप, ये वाला भाग, इसको कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है मित्रों? रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये आप पिरामिड के आकार का कुछ देख रहे हैं, शेप, गुच्छे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इन गुच्छों को कहा जाता है, जो ये अंदर के गुच्छे दिख रहे होंगे आप, इनको कहा जाता है रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। और इसी पार्ट में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इसी पार्ट में जब नेफ्रॉन पाए जाते हैं तो रक्त का छनन किस भाग में होगा? तो आपका आंसर होगा रीनल मेडुला में। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब रक्त छनता है और अशुद्ध जो चीजें हुई, मतलब कि यूरिन छन के इस भाग में आता है अंदर, ठीक है ना। ये एक बैग है, इस बैग का नाम है रीनल पेल्विस, ठीक, रीनल पेल्विस। मतलब कुछ समय के लिए यूरिन का संचय करने का कार्य कौन करता है? कुछ समय के लिए यूरिन का संचय करने का कार्य करता है कौन? रीनल पेल्विस। बात समझे? कुछ समय के लिए मूत्र का या यूरिन का संचय करने का काम, इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर होगा रीनल पेल्विस, ठीक है ना। बात समझे? देखिए अगर आप यूरिन की बात करते हैं तो यूरिन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? देख लीजिए पीएच मान 6। अगर आप कभी शौचालय के सामने से निकले हो तो जरूर वहां से जो खुशबू मिलती है उसको देखकर, उसको सूंघकर आपके मुंह से छी वर्ड जरूर निकला होगा। क्या निकला होगा? छी, ठीक। तो इस वर्ड से ही क्या आ गया? 6, ठीक। यानी कि यूरिन का पीएच कितना होगा? 6। अब मुझे उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन में यूरिन का पीएच 4.7 मिल जाए तो यही सही लगाइएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में यूरिन का पीएच मान आपको 4.7 दिख जाए तो प्लीज यही सही लगाइएगा, क्योंकि आयोग ने इसे सही माना हुआ है। और अगर ये नहीं मिलता है, बाकी कुछ मिले, तो आंसर आपका 6 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अगर पूछा जाए आपसे यूरिन में जल की प्रतिशत मात्रा, आंसर लगा दीजिएगा 95%। यूरिन में जल की प्रतिशत मात्रा, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? 95%, ठीक है ना। अगर पूछा जाए आपसे साल्ट, नमक की प्रतिशत मात्रा, बोल दीजिए 2%, ठीक है ना। यूरिया की परसेंटेज मात्रा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.7%, ठीक। बाकी आपका हो जाएगा यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड की परसेंटेज मात्रा पूछे आपसे तो 0.3%, 0.3%, ठीक है ना। फिर से लीजिए, यूरिन का पीएच सभी लोग जानते हैं 6 होता है, किताबों में भी लिखा हुआ है, बट अगर ऑप्शन में आपको 4.7 मिले तो यही लगाइएगा। H2O की मात्रा यूरिन में 95%, साल्ट 2%, यूरिया 2.7 और यूरिक एसिड 0.3%। ओके, इतनी बातें आप लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन का पीला रंग क्यों होता है, तब आपका आंसर होगा यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है। यूरिन का पीला रंग क्यों होता है भाई? यूरोक्रोम की वजह से। और यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तब आप आंसर लगा दीजिएगा हीमोग्लोबिन के विखंडन से, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है? यूरोक्रोम बनता है। बहुत ध्यान से देखिए, जो यूरिन का येलो कलर होता है बहुत ही हल्का, ठीक है, बिल्कुल साफ पानी की तरह यूरिन आप देखते होंगे, बहुत ही हल्का कभी कभी येलो दिखता है, ठीक है। अगर ज्यादा पीला दिखाई दे रहा हो आपको यूरिन, तो तुरंत जान लेना है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है, ठीक है। और पानी की मात्रा को अब बढ़ा देना है और तुरंत जाके आप पानी पीजिए, और अगली बार जब भी आप यूरिन जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूरिन आपका साफ हो रहा है, ठीक है ना। तो यूरिन जब भी पीला हो, आप ये जान लीजिए कि शरीर में हमारे पानी की कमी हो रही है और पानी की पूर्ति हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहा जाता है भाई किडनी में स्टोन बन गया है, ठीक है ना।
तो जो किडनी में स्टोन बनता है वो मुख्यतः क्यों बनता है, क्या कारण है? तो हम देखते हैं थोड़ी सी बात किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन आखिर बनता क्यों है। ठीक है, देखिए किडनी स्टोन क्यों बनता है, देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर हम पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं, ठीक है ना, तो भाई जब पानी कम पिएंगे तो शरीर में तो पानी जितना जरूरी है उतना तो शरीर लेगा ही लेगा। मतलब जो पानी यूरिन के साथ निकलना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ नेफ्रॉन कमी कर देगा। ठीक है ना, नेफ्रॉन ही छानता है और नेफ्रॉन ही छान के उस पानी को जो शरीर के लिए आवश्यक है वापस भेज देता है और जितना जरूरी होता है यूरिन के रास्ते उसको निकालता है। लेकिन जब पानी हम कम पी रहे हैं तो नेफ्रॉन उतना पानी नहीं निकालेगा। ठीक है ना, और सुनिए नेफ्रॉन को उसका काम करने में सहायता करती है एड्रीनल ग्लैंड। मैं आपको जब भी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड से 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है एड्रेनलिन, दूसरा होता है एल्डोस्टेरॉन, तीसरा होता है कॉर्टेक्स, चौथा होता है सेक्स हार्मोन। ठीक है ना, इतनी बातें आप जान गए। तो एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है ADH। पूरा नाम लिख देता हूं यहीं पे मैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है ना, फिर से ध्यान दीजिएगा ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता क्या है, तो जानिए ध्यान से। जब नेफ्रॉन यूरिन बना रहा होता है और पानी शरीर से ले रहा होता है तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जितना पानी यूरिन के लिए जरूरी है उतना ही पानी भेजता है आगे। ठीक है, बात समझे आप, और बाकी के जल को वापस शरीर में भेज देता है। ठीक है ना, और यहां पर आप सुनते होंगे जब किडनी स्टोन हो जाता है डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है भैया ऐसा कीजिए बियर पीना शुरू कर दीजिए। और बियर में क्या होता है, अल्कोहल। ठीक, और अल्कोहल में निकोटीन की भरपूर मात्रा होती है। ठीक, और निकोटीन और किस में पाया जाता है, चाय में। मतलब अगर आप चाय भी अत्यधिक मात्रा में पीते हैं तब भी स्टोन बनने की संभावना कम होती है। ठीक है ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब सुनिए जब निकोटीन या अल्कोहल या बियर व्यक्ति पीता है तो वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को बाधित कर देता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को बाधित कर देता है, जिससे जल H2O की मात्रा किडनी में बढ़ जाती है और यूरिन ज्यादा बनने लगता है। आपने महसूस किया होगा बियर जब पी लीजिए तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बियर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को बाधित कर देती है, जिससे इसके कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, काम करने की क्षमता डाउन हो जाती है और यह H2O को रोक नहीं पाता है जिस स्पीड से पहले रोकता था और वापस शरीर को कर देता था। बात समझ में आ रही है? तो जल की मात्रा जल्दी जल्दी ज्यादा निकलती रहती है, जिससे जो गंदगी, जो चीजें रुक रही होती हैं वो नहीं रुकती हैं और स्टोन नहीं बन पाता है। और मुख्यतः वो स्टोन बना किसका होता है, तो ये भी देख लीजिए आप, कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, और कल की क्लास में आप देखेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और हम फिर उसके बाद कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से दूर रहिए। नमस्कार।